आज बड़ा सवाल ये भी है कि जो बाइडेन अमेरिका में शांति का दूत, यूक्रेन में शांति का दूत बनकर गए थे या फिर हथियारों का सौदागर बनकर। लेकिन सबसे पहले आपको जो बाइडेन की इस सरप्राइज विजिट के बारे में बताते हैं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के 1 साल पूरा होने से सिर्फ 4 दिन पहले हुई है। क्योंकि इसी महीने की 24 तारीख को रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध को 1 साल हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ था। और इस युद्ध की वजह से अब तक पूरी दुनिया को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध से हथियारों के उद्योग में 22 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और इससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को ही हुआ है। और यही वजह है कि आज जब राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो वो एक शांति दूत की भूमिका में थे, लेकिन असल में वो हथियारों के सबसे बड़े सौदागर भी अंदर से हैं। बड़ी बात यह है कि इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं थी कि राष्ट्रपति जो बाइडेन आज यूक्रेन जा रहे हैं। यानी इस यात्रा को बिल्कुल गुप्त रखा गया था और ये एक सरप्राइज विजिट की तरह थी। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यक्रम को लेकर जो जानकारियां सार्वजनिक की थीं, उनमें सिर्फ ये बताया था कि 21 और 22 फरवरी को वो पोलैंड की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वो वहां तैनात अमेरिका के सैनिकों से मुलाकात करेंगे और युद्ध के मुद्दे पर पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी बैठक होगी। और 1 हफ्ते पहले तक खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ये नहीं पता था कि वो अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान सीमा पार करके यूक्रेन इस तरह से चले जाएंगे। लेकिन बाद में यह फैसला बदल दिया गया और बाइडेन का पोलैंड दौरा यूक्रेन की सरप्राइज विजिट में बदल गया। जो बाइडेन ट्रेन से सफर करके पोलैंड से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे और दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान उनके साथ एक पत्रकार और एक फोटोग्राफर भी था। और इस फोटोग्राफर को जो बाइडेन के खास आग्रह पर इस ट्रेन यात्रा का हिस्सा बनाया गया था। यानी जो बाइडेन चाहते थे कि यूक्रेन पहुंचने पर उनकी शानदार तस्वीरें खींची जाएं, वो तस्वीरें सर्कुलेट हों और जिन्हें पूरी दुनिया बहुत ध्यान से देखे। और जब वो कीव पहुंचे तो ठीक ऐसा ही हुआ। वैसे भी आपने देखा होगा आजकल हर बड़ा नेता, हर बड़ा राष्ट्राध्यक्ष यही चाहता है कि जहां भी वो जाए उनके स्टाफ में एक बढ़िया सा एक वीडियोग्राफर, एक फोटोग्राफर जरूर होना चाहिए। और सबकी ये मंशा रहती है कि उनके लैंड करते ही, उनके वहां जाते ही सबसे पहले उनकी तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाए। और जो बाइडेन ने भी बिल्कुल यही किया। जो बाइडेन आज हवाई जहाज की बजाय ट्रेन से वहां पर गए, उसमें एक बड़ी बात तो यह है कि वो इस पूरी यात्रा को गुप्त रखना चाहते थे, इसलिए ट्रेन से गए होंगे। दूसरी बात यह है कि इस समय यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो वैसे भी बहुत रिस्की है और उसमें जो प्रोटोकॉल के जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए शायद उन्होंने फैसला किया होगा कि वो आज ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। जो बाइडेन पूरे 5 घंटे तक कीव में रहे और इस दौरान पूरे शहर में एयर रेड सायरन की आवाजें लगातार गूंज रही थी। और ये सायरन तब एक्टिव होते हैं जब हवाई हमले का अलर्ट होता है। हालांकि यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सायरन आज हवाई हमले की वजह से एक्टिव नहीं हुए थे, बल्कि इसके पीछे जो बाइडेन का ये दौरा ही असली वजह था। आप भी सुनिए। और जो बाइडेन के साथ आप जेलेंस्की को भी देख पा रहे हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन ने कीव के राष्ट्रपति भवन में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात की और इस दौरान वो जेलेंस्की के साथ वहां की वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस पर भी गए और उन्होंने रशिया के साथ युद्ध में मारे गए यूक्रेन के सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीर वहीं की है, वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस, जहां पर आप देख पाएंगे कि उन सारे सैनिकों की तस्वीरें वहां पर लगाई गई हैं जो सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जो बाइडेन ने यूक्रेन में जो भाषण दिया वो पूरा भाषण व्यंग से भरा हुआ था, जिसमें जो बाइडेन ने कहा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को असल में समझ ही नहीं पाए और बुरी तरह फेल हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध के
1 साल बाद भी यूक्रेन और यूक्रेन का लोकतंत्र जिंदा है और यही पुतिन की सबसे बड़ी हार है। You know, 1 year later, Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you. Russia's economy is now a backwater, isolated and struggling. Putin thought Ukraine was weak and the West was divided. As you know, Mr. President, I said to you in the beginning, he's counting on us not sticking together. This is really the most important visit or the whole history of Ukraine-US relationship. This is the visit in this most difficult period for Ukraine, when Ukraine is fighting for her own liberty, for the liberties of the world. And this underlines the results that we have already achieved and what sort of historic achievements we might gain all together with the whole world, with the United States, with Europe. आपको उस कानून के बारे में बताएंगे जिस पर पूरी दुनिया में बहस हो रही है। ये कानून इजराइल की सरकार लेकर आई है, जिसका मकसद ऐसे लोगों की नागरिकता को छीन लेना है जो इजराइल के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या फिर फिलिस्तीन के संगठनों से फंडिंग लेते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे लोग जिन्हें आतंकवादी गतिविधियों के लिए दोषी पाया गया और जो जेल में बंद है और जिनके परिवारों को फिलिस्तीन की अथॉरिटी से पैसा मिलता है, आर्थिक मदद मिलती है, उनकी नागरिकता भी छीन ली जाएगी और उन्हें वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी के इलाकों में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह कानून इजराइल में रहने वाले अरब मूल के मुसलमानों पर लागू होगा जिन्हें फिलिस्तीन का समर्थक माना जाता है। यह कानून इजराइल की संसद में पास हो चुका है, जिसमें कुल 120 सदस्यों में से 104 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 104 में से 94 सदस्यों ने इस कानून के पक्ष में वोट डाला, जिसका मतलब यह है कि इस कानून को पास कराने में सरकार के साथ साथ विपक्ष के भी लगभग सभी सांसदों ने साथ दिया। तो सीखने वाली बात यह है कि वहां सरकार और विपक्ष के लोग एक साथ मिल जाते हैं जब देश के हित की बात होती है। सिर्फ 10 एमपी ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया और वो सभी सांसद थे जो इजराइल के अरब मुसलमानों का समर्थन करते हैं। अब इस सवाल पर आते हैं कि इजराइल को इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और यह कानून सिर्फ इजराइल में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्यों लाया गया। इसको समझने के लिए पहले आपको इजराइल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जल्दी से समझाता हूं। भारत के आजाद होने से सिर्फ 1 साल बाद वर्ष 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों ने कभी भी मान्यता नहीं दी और काफी संघर्ष के बाद यह तय हुआ कि इजराइल के पश्चिमी यरूशलेम के हिस्सों पर इजराइल का अधिकार होगा और पूर्वी यरूशलेम के हिस्सों पर जॉर्डन का अधिकार होगा और वहां जॉर्डन की सेना तैनात रहेगी। इस तरह से तब यरूशलेम को बांट दिया गया, एक ही शहर को, और यह बंटवारा लेकिन तब अस्थायी था। वर्ष 1967 में जब इजराइल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों से युद्ध लड़ा तो उसने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। यानी ये जो दोनों इलाके जॉर्डन के पास थे वो इलाके इजराइल ने उससे छीन लिए और तभी से इन इलाकों में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक टकराव होता रहता है। इजराइल कहता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की फिलिस्तीनी देश की राजधानी मानते हैं, भविष्य के देश की। यानी सरल शब्दों में कहें तो यह सारी लड़ाई पूर्वी यरूशलेम के इलाकों को लेकर है और इस विवाद को आप ऐसे भी समझिए कि यह पूरा संघर्ष 2 ताकतों के बीच है। पहला इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन के वो संगठन जो कहते हैं कि वो इजराइल से अपनी जमीन छुड़ाकर फिलिस्तीन नाम का देश बनाएंगे जहां अरब के मुसलमान रहेंगे। अब जैसे हमारे देश का एक खास वर्ग भारत को अस्थिर बनाने के लिए विदेशी ताकतों से फंडिंग लेता है, कश्मीर में बहुत सारे अलगाववादी नेता पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ठीक उसी तरह इजराइल में रहने वाले अरब मुस्लिम फिलिस्तीन की अथॉरिटी से भी फंडिंग लेते हैं और इजराइल में रहकर ही इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। ये वहां का टुकड़े टुकड़े गैंग है और इन्हीं लोगों को रोकने के लिए इजराइल ये कानून लाया है। अब बड़ी बात यह है कि वेस्ट बैंक के 40% से ज्यादा इलाके पर इजराइल का नियंत्रण है
और ये आतंकवादी अपनी नागरिकता गंवाने के बाद यहां पर भी नहीं रह सकेंगे। इन्हें वेस्ट बैंक के इलाकों में छोड़ दिया जाएगा जहां फिलिस्तीन की अथॉरिटी का नियंत्रण है, या फिर इन्हें गाजा पट्टी में डिपोर्ट किया जाएगा जहां आतंकवादी संगठन हमास का नियंत्रण है। यानी इजराइल अपने देश के इन गद्दारों को उन्हीं लोगों के पास भेज देगा जिन लोगों के लिए ये लोग काम करते हैं। अब ये नक्शा आप देखिए, 1917 में इजराइल के पूरे इलाके पर फिलिस्तीन का कब्जा था, लेकिन अब फिलिस्तीन के लोग कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गए हैं। देखिए कैसे ये छोटा होता चला गया। पहले बहुत बड़ा इलाका था और उसके बाद धीरे धीरे ये छोटा होता चला गया और इजराइल ने अपने इलाकों पर वापस कब्जा कर लिया और फिलिस्तीन जो है वो छोटा होता चला गया। इजराइल की कुल आबादी लगभग 95 लाख है, जिनमें 81% यहूदी हैं और 14% मुसलमान हैं। और इन्हीं मुसलमानों को इस कानून के दायरे में लाया गया है। यानी इजराइल में रहने वाले ये 13 लाख मुसलमान अगर फिलिस्तीन की मदद करते हैं या उससे पैसा लेते हैं या कोई मदद लेते हैं तो अब उन सब की नागरिकता छीन ली जाएगी और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सोचिए अगर यह कानून भारत में लाया जाता तो क्या होगा। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, एनजीओज हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, अलगाववादी हैं, यहां तक कि कुछ न्यूज वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्हें जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिलती है, पाकिस्तान से पैसा मिलता है, चीन से पैसा मिलता है और फिर यह पैसा भारत को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कश्मीर में अलगाववादी नेता पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, आतंकवादियों की मदद करते हैं। इसलिए आज हमारे देश को भी इजराइल जैसे कानून की जरूरत है जो ऐसे लोगों की नागरिकता छीन ले जो भारत को भारत में रहकर ही तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसा कि आप जानते हैं हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है और अमेरिका में हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो यूक्रेन में जाकर खुलकर हथियार बांट रहे हैं। लेकिन ये हथियार कहीं ना कहीं से तो बनेंगे, कोई ना कोई कंपनी किसी न किसी फैक्ट्री में इन हथियारों को बनाएगी और ये हथियार बेचे भी जाएंगे और इन्हें खरीदने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा ही, चाहे वो पैसा यूक्रेन दे या वो पैसा अमेरिका की सरकार दे। कहने का मतलब यह है कि हथियारों का जो उद्योग है वो चलता रहेगा, हथियारों की फैक्ट्रियां ऐसे ही चलती रहेंगी। और आज के टाइम में जब से युद्ध शुरू हुआ है सबसे ज्यादा मुनाफे का जो बाजार माना जा रहा है, मुनाफे का जो व्यापार माना जा रहा है वो हथियारों का ही है। अब समझने वाली बात यह है कि जिस समय अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत खराब दौर से गुजर रही है, वहां 40 वर्षों के बाद महंगाई दर और बेरोजगारी अपने चरम पर है। ऐसे में अमेरिका की सरकार अपने लोगों की मदद करने के बजाय यूक्रेन के युद्ध पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका पिछले 1 वर्ष में यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध पर 5,16,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और यह पैसा रशिया के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर खर्च हुआ है। यानी जिस समय अमेरिका के लोग महंगाई से संघर्ष कर रहे हैं, वहां लोगों की नौकरियां जा रही हैं, ऐसे में वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। इसलिए आज नहीं तो कल अमेरिका के लोग उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे कि जब अमेरिका के लोग संघर्ष कर रहे थे, अमेरिका की इकोनॉमी संघर्ष कर रही थी, तब वहां की सरकार युद्ध पर लाखों करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही थी। एक और बात, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने किसी युद्ध क्षेत्र का इस तरह दौरा किया हो। असल में अमेरिका के हर राष्ट्रपति का यह सपना होता है, या कह लीजिए कि एक हॉबी है उनकी, कि वो अपने कार्यकाल के दौरान एक बार उस जगह की, उस देश की यात्रा जरूर करें जहां अमेरिका युद्ध में निर्णायक भूमिका निभा रहा हो। यह अमेरिका का लगभग हर राष्ट्रपति करता है, आपने देखा होगा। उदाहरण के लिए जो बाइडेन से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिसंबर 2018 में इराक की यात्रा की थी। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने कार्यकाल के दौरान 3 बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे और यह वही समय था जब अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना तैनात थी और बराक ओबामा अक्सर अफगानिस्तान के दौरे पर जाया करते थे और उनका यह दौरा हमेशा अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन जरूर बनता था। इससे और पीछे जाएंगे तो वर्ष 2008 और फिर 2006 में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर ने 2 बार इराक का दौरा किया था। पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीछे सैनिक खड़े हुए हैं। वर्ष 1996 में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बोस्निया नाम के एक देश गए थे जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में भी अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। यानी अमेरिका के जो नेता राष्ट्रपति बनते हैं उनकी फेवरेट हॉबी होती है वॉर जोन में इस तरह जाना, अपनी फोटो खिंचवाना, शानदार तस्वीरें खिंचवाना,
वीडियोस बनवाना, और उसके बाद उनकी जो न्यूज़ एजेंसी होती हैं, उनका जो मीडिया होता है, वो पूरी दुनिया में उनकी इन तस्वीरों को सर्कुलेट कर देता है। इससे दो फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये होता है कि उस राष्ट्रपति की जो छवि है वो चमकती है। राष्ट्रपति अपनी एक रफ और टफ इमेज दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। वहाँ के राष्ट्रपति सैनिकों के साथ दिखना चाहते हैं और युद्ध क्षेत्र में दिखना चाहते हैं, जिससे कि लगे कि राष्ट्रपति बहुत हैंड्स ऑन राष्ट्रपति है। और देखिए कैसा राष्ट्रपति है जो फ्रंट पर जाकर सामने से इस युद्ध को अपने सैनिकों को लीड कर रहा है। देखिए इन तस्वीरों में आपको साफ पता चलेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसी जगहों पर क्यों जाते हैं। दूसरी बात यह होती है कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति इस तरह युद्ध क्षेत्र में सैनिकों के साथ दिखाई देता है, तब अमेरिका की एक सुपर पावर के तौर पर छवि और ज्यादा मजबूत होती है और पूरी दुनिया में अमेरिका ये बताना चाहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हैं। उससे ये छवि मजबूत होती है। और तीसरी बात यह है कि अमेरिका में हथियारों का सबसे बड़ा उद्योग है, अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर है, और ऐसे समय में युद्ध क्षेत्र में जब अमेरिका के राष्ट्रपति जाते हैं तो वो हथियारों के सौदागर बनकर भी वहां पर जाते हैं। लेकिन वो जो चोगा पहनकर जाते हैं वो होता है शांति के दूत का, यानी अंदर से हथियारों के सौदागर हैं, लेकिन ऊपर से जो चोगा पहनते हैं वो है शांति दूत का। गए हैं हथियार बेचने के लिए, गए हैं कि युद्ध ऐसे ही चलता रहे, लेकिन कहते ये हैं कि हम तो शांति के पुजारी हैं, हम शांति की स्थापना करने के लिए यहां पर आए हैं। रशिया और यूक्रेन के खिलाफ चल रहे इस युद्ध से पहले पिछले एक साल में दुनिया को 232 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और इस युद्ध ने पिछले एक साल में दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। रशिया का अनुमान था कि वो सिर्फ कुछ ही हफ्तों में यूक्रेन के खिलाफ इस युद्ध को ऐसे जीत लेगा, लेकिन आज एक साल पूरा होने वाला है और अब भी यूक्रेन के ज्यादातर क्षेत्र रशिया के सैनिकों के नियंत्रण से बाहर है। रशिया के लिए सीख ये है, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रशिया पर न जाने कितने तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इन प्रतिबंधों का रशिया पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ भी अगर होगा, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हुआ है, हुआ तो है, लेकिन ये प्रतिबंध रशिया को रोक नहीं पाए, रशिया के सैनिकों को पीछे नहीं धकेल पाए। इस युद्ध ने दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल कर रख दिया और दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया, जिनमें एक तरफ आपको अमेरिका और बाकी के यूरोप और पश्चिमी देशों के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, दूसरी तरफ रशिया और चीन जैसी सुपर पावर्स जो हैं वो एक साथ दूसरी तरफ आ गई हैं। और एक और बड़ी बात, भारत ने भी इस युद्ध में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है और दुनिया को यह बताया कि यह युग युद्ध का नहीं है। और एक कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि जब जंगल में दो शेर लड़ते हैं तो इसमें किसी भी एक शेर की जीत या हार नहीं होती, दोनों ही शेर जख्मी होकर निकलते हैं, बल्कि ये युद्ध नतीजों में सिर्फ नुकसान ही देते हैं। और इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने भी यही सिखाया है। एक तरफ इतने सारे देश हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका की पूरी टीम है जिसमें यूरोपीय देश है और ये सारे लोग मिलकर रशिया पर हमला कर रहे हैं, लेकिन रशिया पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में ना कोई हार रहा है ना जीत रहा है। बड़ी बात यह है अगर कोई हार रहा है तो इस दुनिया के लोग हार रहे हैं, हम और आप हार रहे हैं, क्योंकि इस दौरान चीजों की कमी हो रही है, चीजें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली और एनर्जी के दाम बढ़ रहे हैं और यूरोप के लोग परेशान हो रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग भी, यहां तक कि भारत के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस युद्ध से आम जनता हर देश की प्रभावित हो रही है, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो सीख लेने का नाम नहीं लेते। लेकिन बड़ी बात यह है, भारत अकेला ऐसा देश है जो बार बार मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया में शायद अकेले ऐसे नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने बैठकर उनके मुंह पर यह कहा कि यह युग युद्ध का नहीं है और युद्ध को जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। इसमें भारत ने यह भी बताया कि भारत हमेशा अपने हितों का सबसे पहले ध्यान रखेगा, अपने लोगों का पहले ध्यान रखेगा। इसलिए ये युद्ध इसलिए भी हमेशा याद किया जाएगा कि शायद ऐसा पहली बार है जब भारत इस तरह की स्थिति में किसी भी देश के दबाव में नहीं आया, अमेरिका के दबाव में नहीं आया। अमेरिका ने बहुत कोशिश की लेकिन भारत दबाव में नहीं आया और भारत ने वही फैसले किए जो भारत के लिए सही है। इस सब के बीच अमेरिका ने एक और बड़ी आशंका जताई है जो चिंताजनक है। वो ये कहता है कि चीन अब रशिया को हथियार देने की तैयारी कर रहा है और ऐसा करने पर अमेरिका ने चीन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है।
अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन की कंपनियां पहले ही रशिया को यूक्रेन के साथ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कई जरूरी चीजें भेज रही हैं और अब वो इससे आगे बढ़कर उसे हथियार और गोला बारूद भी भेज सकती हैं चीन की कंपनियां। सोचिए, एक जमाने में रशिया हथियारों का सबसे बड़ा सौदागर था। रशिया दूसरे देशों को, दूसरी सेनाओं को हथियार दिया करता था, बेचा करता था। लेकिन आज रशिया को चीन से हथियार लेने पड़ रहे हैं, अगर ये खबर सही है तो। लेकिन एक और बड़ी बात है कि अगर चीन ने रशिया को हथियार दिए और ये बात साबित हो गई तो फिर इसके बाद दुनिया में ये जो तनाव है और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका और चीन जैसी जो दो महाशक्तियां हैं ये आमने सामने आ जाएंगी और ये जो इक्वेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि अमेरिका के साथ पूरे यूरोपियन यूनियन के देश खड़े होंगे और रशिया और चीन जैसी जो सुपर पावर्स हैं ये एक साथ आ जाएंगे। अब आप सोचिए, अगर रशिया और चीन की सेनाएं एक साथ मिल जाएं और फिर वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सेना के साथ भिड़ गए तो पूरे जो विश्व है उसे इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक वीडियो की भी आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, जिसमें वो बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ दिखाई दे रहे हैं और इसमें राष्ट्रपति पुतिन के पैर हिलते दिखाई दे रहे हैं। बल्कि आज मैं आपको ये कहूं, आज पुतिन चर्चा में नहीं है, बल्कि पुतिन के जो पैर हैं, पुतिन के पैरों की पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। और क्यों हो रही है, वीडियो में देखिए। ये बैठक चल रही है बेलारूस के राष्ट्रपति के साथ और इस बैठक में जब पुतिन बैठे हैं तो वो बार बार अपने पैरों को हिला रहे हैं। इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर यह देखा गया है कि पुतिन जब बैठते हैं तो उनके पैर लगातार इस तरह से हिलते रहते हैं, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, चाहे किसी बैठक में बैठे, कहीं भी जाएं उनके पैर स्थिर नहीं होते और इस तरह से वो अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। और इसी के बाद से पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं और यह कहा जा रहा है कि कहीं पुतिन को कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति से बात करते हुए इस तरह से पैर हिलाना पार्किंसंस नाम की एक बीमारी का शुरुआती लक्षण माना जाता है। और इस वीडियो को यूक्रेन के आंतरिक मामलों के सलाहकार ने शेयर किया है, जिसके बाद अब दुनिया भर में इस वीडियो की चर्चा हो रही है। हालांकि इस वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा वीडियो या ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब राष्ट्रपति पुतिन को लेकर इस तरह की अफवाहें फैलाई गई हों उनके स्वास्थ्य को लेकर। इससे पहले भी पश्चिमी मीडिया में पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की खबरें आती रही हैं और ऐसा कहा गया है पहले भी कि उन्हें कभी कोई कहता है कि कोई गंभीर बीमारी है, लेकिन सभी खबरें हर बार गलत साबित हुई हैं। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं वो पश्चिमी देशों के पास है और इस समय एक नैरेटिव, वॉर नैरेटिव चल रहा है पश्चिमी देशों के बीच और रशिया के बीच। और थोड़े थोड़े दिनों में ये खबरें उड़ाई जाती हैं वहां के मीडिया द्वारा कि पुतिन की हालत ठीक नहीं है, पुतिन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी ये खबर भी आती है, कभी ये खबर भी, इस तरह की खबरें भी आती हैं कि पुतिन का मूड ठीक नहीं रहता। कई बार ये भी आया कि पुतिन अपनी सेना से बड़े नाराज हैं। फिर ये खबर आपने सुनने को आपको मिली होगी जिसमें कहा गया कि पुतिन अब बात बात पर अपने सेनापतियों, अपने जो आर्मी के जनरल्स हैं उनसे बहुत नाराज हैं, बात बात पर उनको डांटते हैं। वो लगातार अपनी टीम को बदल रहे हैं, अपने जनरल्स को बदल रहे हैं और वो इस बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनकी सेना यूक्रेन से जीत नहीं पा रही है। इस तरह की तमाम खबरें जो हैं ये मीडिया के जरिए प्लांट की जाती हैं ताकि रशिया को कमजोर किया जा सके, उनका मनोबल तोड़ा जा सके और पूरी दुनिया में व्लादिमीर पुतिन की छवि को खराब किया जा सके। व्लादिमीर पुतिन की जो छवि है वो एक बहुत सशक्त नेता की है जो किसी से डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं। अब ऐसे नेता के बारे में जब आप ये बताएंगे कि उसका स्वास्थ्य खराब है, उन्हें कोई गंभीर बीमारी हो गई है, उन्हें पार्किंसंस हो सकता है, तब ये जो पूरा जो नैरेटिव होता है ये उस नेता की छवि को कमजोर करने के लिए किया जाता है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका और भारत में क्या फर्क है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिनकी सबकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जो यूक्रेन जाकर या युद्ध क्षेत्रों में जाकर बात करते हैं, शांति दूत बनते हैं, लेकिन असल में मंशा कुछ और होती है। हमने थोड़ी देर पहले आपको जो बाइडेन की तस्वीर दिखाई। दूसरी तरफ भारत है जिसने टर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद इन देशों की मदद की और वहां एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम्स भेजी और अब ये टीम्स वापस भारत पहुंच चुकी हैं और आज टर्की और सीरिया से वापस लौटकर एनडीआरएफ की टीमों से देखिए कौन मिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बैठक में रेस्क्यू टीम्स के जो स्निफर डॉग्स थे वो भी शामिल थे। इससे पहले भी आपको याद होगा भारत
कोविड के मुश्किल समय में दुनिया भर को अलग अलग देशों को वैक्सीन बांट चुका है। तो देखिए बड़ी बात, अमेरिका पूरी दुनिया को हथियार बांटता है। जो बाइडेन आज यूक्रेन हथियार बांट कर आए हैं। चीन पूरी दुनिया को वैक्सीन बांटता है, वायरस बांटता है और हथियार बांटता है। रशिया भी पूरी दुनिया को युद्ध दे रहा है या फिर हथियारों को बेचता है। लेकिन भारत क्या करता है? भारत पूरी दुनिया को वैक्सीन दे रहा है। भारत जब किसी देश में कोई आपदा आती है तो वहां जाकर अपनी सेना के लोगों को मदद करता है। हमारे सैनिक वहां लड़ने नहीं जाते, हमारे सैनिक वहां पर हथियारों की सप्लाई करने नहीं जाते। हमारे सैनिक आम इंसान को उसकी जीवन बचाने के लिए जाते हैं, चाहे कोविड के दौरान हो और चाहे टर्की के इस भूकंप के दौरान हो। आज इस बातचीत में क्या हुआ, अब आप सुनिए। जब कोई अपनी मदद खुद कर सकता है तो आप उसे सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं, लेकिन जब कोई दूसरों की मदद करने में सक्षम होता है तो वो सेल्फलेस होता है। ये बात व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रों पर भी लागू होती है। इसलिए भारत ने बीते वर्षों में सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ सेल्फलेसनेस की पहचान को भी सशक्त किया है। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है कि अब भारत की टीमें आ चुकी है। क्या आप जानते हैं कि स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले हमारे देश के ज्यादातर लोग आटे से ज्यादा पैसा डेटा पर खर्च करते हैं? आटा से ज्यादा पैसा डेटा पर खर्च करते हैं। आटा पर कम पैसा है और डेटा पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे देश के मिडिल क्लास परिवारों का जो खर्चा होता है हर महीने का, वो आटे, दाल और चावल पर कम होगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एप्स पर ज्यादा होगा। और बड़ी बात यह है कि अब मेटा ने, यानी मेटा कंपनी ने भी अपने यूजर्स से सब्सक्रिप्शन फी लेने की पूरी तैयारी कर ली है। ये खबर आपको इसलिए क्या बता रहे हैं कि ट्विटर ने ऐलान कर दिया है पहले ही कि वो अब ब्लू टिक के बदले में पैसा लेगा। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी ये कह दिया है कि वो भी अब लोगों से सब्सक्रिप्शन फी लेंगे। यानी अब ये जो आप पहले समझते थे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये मुफ्त का माल है, अब ये मुफ्त का नहीं रहेगा, अब आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। आप सब ने फेसबुक और इंस्टाग्राम का नाम तो जरूर सुना होगा और आप में से ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल भी करते होंगे मुफ्त का माल समझकर कि कुछ लेना देना तो है नहीं, मुफ्त में आप फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्षों से, इंस्टाग्राम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं वर्षों से, ऐसे ही ट्विटर का भी कर रहे हैं। लेकिन आपको शायद मेटा के बारे में नहीं पता होगा। मेटा असल में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है। मेटा वो कंपनी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम को चलाती है, यानी ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी कंपनी के हैं और इस कंपनी के सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग। नाम तो आपने सुना ही होगा। मार्क जकरबर्ग ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है जिसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिन लोगों के अकाउंट्स वेरीफाइड हैं और जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, ऐसे लोगों को अब इसके बदले में हर महीने एक सब्सक्रिप्शन फी देनी पड़ेगी। और इस पॉलिसी की शुरुआत 2 देशों से पहले की जाएगी। ये देश हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक ने कहा है कि फिलहाल इन 2 देशों में उसके जिन भी यूजर्स के पास ब्लू टिक है उनसे सब्सक्रिप्शन फी ली जाएगी और बाद में इस फैसले को भारत और दूसरे देशों में भी लागू किया जाएगा। और यह सब्सक्रिप्शन फी भारतीय रुपयों में 1000 रुपए के आसपास होगी। जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं उन लोगों को हर महीने ब्लू टिक के लिए लगभग $12 11.99 US डॉलर्स यानी 992 रुपए प्रति महीने देने पड़ेंगे। और जिनके पास आईफोन है ऐसे लोगों को हर महीने 1240 रुपए देने होंगे। यानी सोशल मीडिया का खर्च आपके मोबाइल फोन के खर्च से भी ज्यादा हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी परिवार में 5 लोग हैं तो उनके आटे का खर्च होता है लगभग 450 रुपए और सोशल मीडिया और डेटा का खर्च होगा 1000 रुपए से भी ज्यादा। यहां दिलचस्प बात यह है कि फेसबुक पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके कुल यूजर्स की संख्या है 296 करोड़
यानी भारत और चीन की आबादी को मिला भी लिया जाए तो भी फेसबुक के यूजर्स की संख्या इससे ज्यादा है। यानी फेसबुक के यूजर्स को अगर एक देश मान लिया जाए तो यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी आबादी है 296 करोड़, लगभग 300 करोड़। जबकि इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या इस समय पूरी दुनिया में 128 करोड़ है। अब समझने वाली बात यह है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम कभी यह नहीं बताते कि उनके प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स के पास ब्लू टिक है। और नोट करने वाली बात यह भी है कि ट्विटर की तरह फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हर किसी को ब्लू टिक भी नहीं मिलता, बल्कि यह सिर्फ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स और सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों को ही दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, ट्विटर तो आजकल सबको ब्लू टिक बांट रहा है, क्योंकि ट्विटर की पॉलिसी है पैसा कमाने की, और ट्विटर यह कह रहा है कि आप पैसा भरिए और हम आपको ब्लू टिक दे देंगे। यानी ट्विटर ब्लू टिक को बेच रहा है, और वो इस ब्लू टिक की सर्विस के साथ साथ आपको कुछ और प्रीमियम सर्विसेज भी देगा। अब आज जो खबर हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, ट्विटर ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि वो आपसे हर महीने पैसा लेगा अगर आपको वेरीफाइड अकाउंट चाहिए तो। लेकिन अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने भी कह दिया है कि वो भी मुफ्त नहीं है, अब वो भी पैसा लेंगे। तो पूरी दुनिया में भारत फेसबुक के लिए सबसे बड़ा बाजार है। क्यों है सबसे बड़ा बाजार? भारत में फेसबुक के 40 करोड़ यूजर्स हैं, जबकि इंस्टाग्राम के यूजर्स की संख्या हमारे देश में है 30 करोड़। अब मान लीजिए भारत के इन प्लेटफॉर्म्स के 10% यूजर्स ने भी अगर ब्लू टिक ले लिया तो इस हिसाब से हर महीने मार्क ज़करबर्ग की कंपनी को 3000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी, और यह पैसा फेसबुक को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक फेसबुक अपने यूजर्स से कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं लेता था। फेसबुक भी नहीं लेता था, ट्विटर भी नहीं लेता था, इंस्टाग्राम भी नहीं लेता था। लेकिन इसके बावजूद फेसबुक हर साल लाखों करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाता था, और पिछले साल फेसबुक का नेट प्रॉफिट था 1,90,000 करोड़। सोचिए, इन प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं अब तक आपको मुफ्त में मिलती थी, लेकिन इसके बावजूद ये टेक कंपनियां, ये टेक्नोलॉजी कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं, और ये पैसा आप ही का डेटा बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचकर ये लोग कमाते हैं। लेकिन अब फेसबुक आपका डेटा तो बेचेगा ही, साथ में आपको विज्ञापन भी दिखाएगा, विज्ञापन से भी पैसा कमाएगा, और उसके साथ साथ अब आपसे फेसबुक के लिए सब्सक्रिप्शन फी भी लेगा। यानी आप हर तरह से फंसेंगे, आपका डेटा भी बेचा जाएगा, आपको विज्ञापन भी देखने पड़ेंगे, और आपको सब्सक्रिप्शन फी भी देनी पड़ेगी। हालांकि उसकी यह पॉलिसी काफी हद तक ट्विटर के जैसी ही है, जिसमें ट्विटर अपने यूजर से अब ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 यानी लगभग 650 रुपए की सब्सक्रिप्शन फी ले रहा है, और इसके बदले में कंटेंट को एडिट करने और लंबे वीडियोस अपलोड करने के फीचर्स आपको दे रहा है बदले में। और ऐसा ही ऐलान फेसबुक ने भी किया है। फेसबुक ने कहा है कि जिन यूजर्स से वो सब्सक्रिप्शन फी लेगा उन्हें रील्स बनाने के लिए एक्सक्लूसिव स्टिकर्स दिए जाएंगे, और उन्हें हर महीने 100 फ्री स्टार्स मिलेंगे, जो एक तरह की डिजिटल करेंसी होगी। यानी अगर आप इसके बाद अगर आप सब्सक्रिप्शन वाले ग्राहक हैं तो आपकी जो रील्स हैं, आपके जो वीडियोस हैं, वो बेहतर बनेंगे, आपको बेहतर फीचर्स मिलेंगे, और जो लोग मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। फेसबुक की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, और भारत में यह प्लेटफॉर्म 2006 में आया। इस हिसाब से देखें तो लगभग 18 वर्षों तक फेसबुक ने आप सबको मुफ्त में अपनी सर्विसेज दी, आपसे एक पैसा नहीं लिया। लेकिन आजकल का जमाना मुफ्त का नहीं है, बल्कि सब्सक्रिप्शन फी का जमाना है, जहां हर कंपनी आपसे अपनी सेवाओं के बदले में कुछ ना कुछ पैसा जरूर चाहती है। और बड़ी बात यह है कि यह पैसा आप इन कंपनियों को दे भी रहे हैं। पहले तो कंपनियां आपका डेटा बेचकर ही काम चला लेती थी, लेकिन अब इन कंपनियों का लालच और बढ़ रहा है। अब ये कहती हैं कि डेटा बेचकर हमारा पेट नहीं भर रहा, अब हम आपका डेटा भी बेचेंगे, और अब हम आपसे अलग से पैसा भी लेंगे। आज हमने इस विषय पर बड़ा रिसर्च किया, और इस दौरान हमने ये पाया कि भारत में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल ने ज्यादातर परिवारों का मासिक खर्च पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब आपका सबसे ज्यादा पैसा आटे पर खर्च नहीं होता, बल्कि अब आप डेटा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और अब आपके राशन से ज्यादा बिल आपके सोशल मीडिया का बिल है। आपने कभी इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन आज हमने इसका पूरा हिसाब किताब आपके लिए लगाया। जैसे मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आप एक भारत के मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा देखिए। ये देख रहे हैं आप, औसतन
एक परिवार में 5 लोग होते हैं। हमने जो कैलकुलेशन किया है उसमें हमने ये माना कि एक परिवार में औसतन 5 सदस्य हैं, और इस हिसाब से हम अगर देखें तो एक परिवार अपने पूरे महीने के राशन पर लगभग 8,000 रुपए खर्च करता है, जिसमें 15 किलोग्राम आटा आप ले लीजिए लगभग 450 रुपए का। इसमें रसोई गैस और पूरे महीने की सब्जियों का खर्च भी शामिल है। अब आप अगर देखेंगे तो इसमें हमने आटा डाल लिया, हमने दाल इसके अंदर डाल ली है, हमने 5 किलो चावल इसमें डाल लिया है, सब्जियां डाल ली जो आपका हर घर में जो इस्तेमाल होता है, दूध भी हमने डाल लिया। कुल मिलाकर आपका राशन का खर्चा आ गया लगभग 8,000 रुपए महीने का। अब देखिए, अब सब्सक्रिप्शन अगर आपने लिया हुआ है तो आप क्या क्या लेंगे। मोबाइल रिचार्ज, अगर 5 लोगों के पास मोबाइल है तो 5 सिम हो गए, लगभग 1,000 रुपया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अगर आपने लिया हुआ है, मान लीजिए आपने नेटफ्लिक्स लिया हुआ है या प्राइम वीडियोस लिया हुआ है या हॉटस्टार लिया है या कोई भी लिया है, उस पर अगर आपने कोई 2 मेंबरशिप ली हुई है तो लगभग 560 रुपए का खर्चा। अगर घर में इंटरनेट ब्रॉडबैंड लगाया है, कम से कम 350 रुपए का खर्चा। अब हर घर में एक ना एक युवा होता है जो या तो डेटिंग या फिर मैट्रिमोनियल एप्स पर होता है, उसका खर्चा है 1,000 रुपए। एक ना एक छात्र होता है जो कहता है एजुकेशन उसको चाहिए, आजकल एप्स आ गई हैं एजुकेशन की, एजुकेशनल एप्स पर 5200 रुपए का खर्चा है, और ये हर माता पिता देता है क्योंकि वो चाहता है कि बच्चों की शिक्षा होती रहे। और आजकल फिटनेस के एप्स भी बहुत आ गए हैं, उस पर भी अगर आप लेते हैं 1500 रुपए उसका होगा। अगर आप फिटनेस का कोई ऐप नहीं है तो आप कोई दूसरा ऐप ले लेंगे, उस पर भी लगभग इतना ही खर्चा होगा। कुल मिलाकर औसतन एक परिवार 5 लोगों का 11,700 रुपए के आसपास सिर्फ सोशल मीडिया और एप्स पर खर्च कर रहा है, इंटरनेट पर खर्च कर रहा है। यानी इस हिसाब से देखें तो एक परिवार का सोशल मीडिया का हर महीने का खर्च है 11,710 रुपए, जबकि राशन का जो बिल है आपका वो है मात्र 8,000 रुपए। भारत में पहले 3 चीजें लोगों की बेसिक जरूरतें हुआ करती थी, आटा, दाल और चावल, लेकिन आज इनकी जगह ले ली है फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ने। अब आप ये बेसिक चीजें तो छोड़ भी देंगे, लेकिन आप फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और ट्विटर को नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी दिन की एक मील तो छोड़ देंगे, लेकिन इंस्टाग्राम की रील नहीं छोड़ेंगे। अब बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसा देश है जहां महंगाई आम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रही है, आज से नहीं हमेशा से। हमारे देश में महंगाई ने कई सरकारें गिराई हैं, और आज भी जब प्याज या दूसरी सब्जियां महंगी हो जाती हैं, आलू महंगे हो जाते हैं, तो हमारे देश में लोग सड़कों पर उतर आते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, राजनीति शुरू हो जाती है। महंगाई हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती है, लेकिन सोचिए यही लोग आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए हजारों रुपए का बिल हंसते हंसते चुका रहे हैं। कोई समस्या नहीं है किसी को, लेकिन क्या इस पर हमारे देश में कोई भी विरोध प्रदर्शन हुआ है? किसी भी नेता ने कोई बात कही है कि इन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कौन लगाम लगाएगा? क्या हमारे विपक्ष का कोई भी नेता सामने आया है जो ये कहे कि वो इन कंपनियों की सब्सक्रिप्शन फी को कम कराने की मांग करता है? जबकि सच ये है कि पिछले कुछ वर्षों में आपका आटे से ज्यादा खर्च डेटा और सोशल मीडिया पर हो रहा है, और अब आपका मासिक खर्च का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, यही समय का चक्र है। अब आपके सबसे बड़े खर्चे यही हैं, खाने पीने का खर्चा नहीं है, लेकिन आपको शायद इसकी खबर तक नहीं है। भारत में 7,000 से ज्यादा मोबाइल ऐप्स इस समय एक्टिव हैं, जिन्हें इस्तेमाल करने के लिए लोग हर महीने पैसा देते हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर ऐप्स हमारे देश के युवाओं को रील्स और वीडियो गेम का नशा देकर उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, और इसके बदले में पैसा भी ले रहे हैं। यानी उनका समय भी ले रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं। यानी प्राण जाए पर वचन ना जाए का मुहावरा आज के दौर में बदल गया है। अब लोग कहते हैं मील जाए पर रील ना जाए। मील का मतलब है आपका एक समय का खाना। तो आज की जो हमारी जनरेशन है वो एक समय का खाना तो छोड़ देगी, लेकिन वो इंस्टाग्राम के रील नहीं छोड़ेगी, वीडियो नहीं छोड़ेगी। वीडियो देखना ही देखना है, रील्स देखनी भी है, रील्स बनानी भी है, और सोशल मीडिया अब एक लत लग चुकी है, एक आदत बन चुकी है। और जितनी भी बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं जो इस तरह के सोशल मीडिया ऐप्स आपको देती हैं, वो आपकी इस लत के बारे में समझ चुकी हैं। इसलिए इन सारी कंपनियों ने, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, बाकी के ऐप्स हो, वर्षों तक आपको मुफ्त में उन्होंने ये नशा कराया कि अभी आप मुफ्त में ये नशा कीजिए।
आपसे कोई पैसा नहीं लिया। और हमारे देश के करोड़ों लोग ये सोचकर कि आपको कोई पैसा नहीं देना, ये मुफ्त का माल है, लगातार इसका इस्तेमाल करते रहे। अब जब आप सबको इसकी आदत लग गई, अब जब आप इसके बिना रह नहीं सकते, खाने के बिना रह सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया के बिना, इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते, तो ये सारी कंपनियां इस बात को समझ चुकी हैं अब कि अब आप लत के शिकार हैं। अब वो धीरे धीरे आपसे पैसा वसूलेंगी। हालांकि इससे पहले भी वो आपसे पैसा वसूल रहे थे, लेकिन आप समझते थे कि वो आपको मुफ्त में सब कुछ दे रहे हैं। पहले वो आपका डेटा बेचा करते थे। और हमारे देश में आप सोचिए, प्राइवेसी को लेकर हमारे देश के कितने विपक्षी दल, कितने वकील सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं कि हम आधार पर अपने सारे डिटेल्स नहीं देंगे। वो कहते हैं कि हम सरकार को अपने सारे डिटेल्स नहीं देंगे। जब बात हुई थी कि आधार कार्ड को मोबाइल फोन से जोड़ दिया जाए, तो हमारे देश के लोग कहते थे कि नहीं, हम नहीं अपना डेटा देंगे, हमारी जो प्राइवेसी है वो हम किसी भी कीमत पर हनन उसका नहीं होने देंगे। तो आज हम अपना डेटा आधार में नहीं देना चाहते, पैन में नहीं देना चाहते, सरकार को नहीं देना चाहते, लेकिन फेसबुक को हम कब का दे चुके, इंस्टाग्राम को कब का दे चुके, ट्विटर को कब का दे चुके, गूगल को कब का दे चुके। इन सारी कंपनियों के पास आपका हर डेटा है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहां रहते हैं, छुट्टियों पर कहां जाते हैं, हर चीज, उस पर हमें कोई परेशानी नहीं है। और अब उसी डेटा की वजह से और उसी लत की वजह से ये सारी कंपनियां आपको ब्लैकमेल कर रही हैं। और आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग इनके मेंबरशिप को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि वो पैसा देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे।